गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखो, जो हमने अब मतलब मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। एंसेंट हिस्ट्री हमारी ख़त्म होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। मतलब मुस्लिम आक्रमण के दो फेज़ थे, एक तो उसमें अरब आक्रमण था और एक तुर्क आक्रमण था। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अरब आक्रमण में पहला बार किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अरब आक्रमण कह लो या फिर कह लो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, ठीक है। तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और इसके बाद हमने फिर तुर्क आक्रमणकारी में दो मेन हैं, महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गोरी, ठीक। तो मोहम्मद गोरी के बारे में सब पढ़ के उसके बाद हमने वो चीज़ क्लास हमने ख़त्म की थी। तो मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे, ठीक है। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाजा। कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाजा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की बेटी से शादी की, ठीक है। अब बेटी दे दी है भैया, बेटी से शादी हो गई, तो गुलाम को फिर कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए ना बेटी को रहने के लिए। तो उन्होंने जो मोहम्मद गोरी ने जो भारत पर विजय प्राप्त की थी, जितना एरिया वो जीता था, वो सारा का सारा किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? वो गुलाम था। इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की। मतलब इस वंश को गुलाम वंश के नाम से ही जानते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ से अब हम गुलाम वंश से मतलब कि दिल्ली सल्तनत से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुलाम वंश से स्टार्ट हो गई, ठीक है। और मैंने जब बताया था कि जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हो गई, है ना। मोहम्मद गोरी की 1206 में। तो 1205 ईस्वी में क्या हुआ था? उसने एक खोखर जनजाति से पहला मतलब आखिरी उसका आक्रमण हुआ था, खोखर जनजातियों के विरुद्ध। तो खोखर ही था एक रामलाल खोखर, उसने 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। मतलब मोहम्मद गोरी का 1206 में चैप्टर क्लोज। और स्टार्ट किसको हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इतना क्लियर ना, दिल्ली सल्तनत का। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत, ये जो दिल्ली सल्तनत है, अब इस पूरी दिल्ली सल्तनत में हमें 5 वंश को पढ़ना है। पूरे दिल्ली सल्तनत में मतलब बैक टू बैक 5 डायनेस्टी हैं जिन्होंने यहाँ पे रूल किया है। तो दिल्ली सल्तनत का पूरा कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है? 1206 से 1526। मतलब मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट होता है और 1526 तक। फिर 1526 में कौन आ जाएगा? बाबर मुगल वंश की स्थापना कर देगा, ठीक है। अगर हम मुगल की बात करेंगे तो बाबर से वो 1526 से बाबर के टाइम से मुगल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मतलब हमारी डायरेक्शन, हमें किस तरीके से पढ़ना है। क्लियर है ना। हम क्या पढ़े हैं? दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में 5 वंश पढ़ने हैं, उनको सीक्वेंस से याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दूंगी, क्योंकि वो सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं नॉर्मली, है ना। किसी भी एग्जाम में देखा होगा आपने भी, कभी प्रीवियस पेपर देखना, उसमें दिल्ली सल्तनत से इससे रिलेटेड एक तो ये जो 5 वंश है इनको सीक्वेंस से लगाना, ठीक है। दूसरा, इनका जो संस्थापक है हर वंश का वो, ठीक है ना, उसको मतलब मैचिंग में आ जाता है। फिर तीसरा क्या आता है कि उनके कार्यकाल के बारे में, मतलब किसका कार्यकाल सबसे बड़ा था, किसका सबसे छोटा था, है ना, वो भी मतलब सीक्वेंस में। इन तीनों की मैं आपको अलग अलग ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो ये तो टेंशन फ्री है, ये तो इजीली आपको याद हो जाएगा। क्लियर ना था। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? गुलाम वंश के बारे में। पहला अच्छा ट्रिक ही देख लेते हैं। इसमें जो 5 वंश हैं, उन 5 वंश को याद करने हम किस तरीके से याद करेंगे? देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। ये वैसे आपने सुनी भी होगी क्योंकि बहुत फेमस सी ट्रिक है, मैंने तो बनाई नहीं, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस लो। अब इस ट्रिक से आपको इसके 5 वंश के नाम बिल्कुल सीक्वेंस याद हो जाएंगे। देखो, गुलाब से कौन सा हो जाएगा? गुलाम वंश, जो कि अब हम आज पढ़ेंगे। गुलाब से कौन सा? गुलाम वंश। इससे क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, गुलाम, ठीक है। खिले से खिलजी वंश, क्योंकि गुलाम वंश खत्म होती कौन सा जगह? खिलजी वंश, खिलजी वंश। तो से कौन सा जाएगा? तुगलक वंश, तुगलक वंश। सांस से सैयद वंश, सैयद वंश। और लो से क्या हो जाएगा? लोधी वंश, लो से लोधी वंश, ठीक है। तो ये है इन 5 वंश की ट्रिक याद करने की, आपको सीक्वेंस से याद हो जाए किसके बाद किसकी डायनेस्टी स्टार्ट होती है,
ठीक है। अब एक आता है कि मतलब ये तो हो गया, तो थोड़ा ऊपर कर दो, ये तो हो गया मतलब कि वंश की सीक्वेंस। एक दूसरा है कि मतलब कि किसके संस्थापक कौन थे। अब ट्रिक है उसकी संस्थापक की, ठीक है। ये तो वंश की है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वंश, वंश की ट्रिक, ठीक है। अब आती है संस्थापक की ट्रिक। संस्थापक 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 की ट्रिक है ऐबक जल गया खीबों से। इंटरेस्टिंग है ना, ऐबक जल गया खीबों से, ठीक है। बस आपको याद होना चाहिए ट्रिक कोई भी हो, ठीक है ना। चाहे तो आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो। ऐबक जल गया, ऐबक जल गया खीबों से, ठीक है। ऐबक जल गया खीबों से। अब ये तो आपको भी पता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। ये तो कितनी बार मैंने बता दिया। अब आगे देखो, आगे कौन कौन है इसमें, देखो ऐबक से कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से क्या हो जाएगा फिर, नेक्स्ट वंश कौन सा है, इस ट्रिक से आप वंश याद कर लोगे। नेक्स्ट वंश कौन सा, खिलजी वंश। खिलजी वंश का कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसको फिरोज खिलजी भी कहते हैं, फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी लिखूं, समझ जाना, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ऐबक जल गया खीबों से। अब आया गया, गया से कौन आएगा फिर, नेक्स्ट वंश कौन सा, तुगलक। तुगलक का कौन हो जाएगा, गया से गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ऐबक से क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। अब इसके बाद खीबो, कौन सा वंश आएगा, सैयद वंश और लोधी वंश, दो ही वंश बचे हैं, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन, सैयद वंश का खिज्र खां, कौन, खिज्र खां, ठीक है ना। फिर कौन सा बचा, लोधी। लास्ट वंश कौन सा हमारा, लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, लोधी वंश का संस्थापक देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां। अच्छा से नहीं है ना, वो बैस आएगा, मैं भी तो से तो कोई नाम है ही नहीं, ठीक है। क्या है वो, बैस है, से का कोई काम नहीं है, ठीक है। से का कोई काम नहीं है, पर फिर भी लिख लो क्योंकि ट्रिक इसी से पूरी सी लग रही है, ठीक है। ऐबक जल गया खीबों से, तो बैस है क्या, वो बैस है क्या है, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, ठीक है। लोधी वंश का बहलोल लोधी, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, क्लियर है ना। तो आपको इन ट्रिक्स है ना, एक तो सीक्वेंस किसका याद हुआ, वंश का, किसके बाद कौन सा वंश है। दूसरा याद हो गया कि हर वंश का संस्थापक कौन था। अब हमारी तीसरी ट्रिक बचती है, उसका मतलब है कि किसका टाइम पीरियड कितना लंबा चला, सबसे लंबा किसका, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसमें हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा, सबसे कम टाइम तक शासन किस वंश ने किया था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। ये क्वेश्चन पैट के एग्जाम में भी पूछा गया था, क्लियर है ना। तो ये हो गया था ना। अब देखो, अब तीसरी ट्रिक क्या है, तीसरी ट्रिक किसकी है हमारी, कार्यकाल की है ना। कार्यकाल नहीं कहेंगे इसको, शासन कहेंगे, ठीक है। तीसरी ट्रिक हमारी किसकी है, देखो ट्रिक है हमारी तुगलक सखी, तुगलक सखी, ठीक है। यह है टाइम की, ठीक है ना, टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड की। किसका शासनकाल सबसे लंबा चला था, सबसे लंबा शासनकाल चला था तू से। देखो तुगलक भी आ रहा है और इसमें सिर्फ देखना अपना तू से क्या है, तुगलक। फिर अगले गै से कौन सा जाएगा, तुगलक, फिर तुगलक वंश, इसके बाद लै से लोधी वंश, ठीक है। सैयद वंश सबसे छोटा कौन सा जाएगा, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश, ठीक है। कौन कौन से वंश की ट्रिक थी, एक तो था हमारा गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, उसके बाद सांस लो, फिर लोधी वंश, ठीक है। वैसे ही इसमें
तू से कौन सा? तुगलक वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, कौन सा बचा? गुलाम बचा ना, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। तो इस तरीके से आपको करना है। देखो तू से कौन सा जाएगा? तुगलक वंश, तुगलक वंश। ठीक है, फिर इस गै से कौन सा जाएगा? गुलाम वंश, गुलाम वंश। लै से लोधी वंश, लोधी वंश। ठीक है, इसमें कै का कोई काम नहीं है। सै से कौन सा? सैयद वंश, सैयद वंश। और खे से कौन सा है? खिलजी वंश। तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? सबसे कम टाइम तक किसने शासन किया था? खिलजी वंश ने। ठीक है, क्योंकि खिलजी वंश में कोई अच्छा शासक आया ही नहीं, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उसको पढ़ना है। इसके बाद एक दो आया था, उसने कुछ खास काम किया नहीं। ठीक है, फिर तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद तो समझ लो खत्म ही हो गया। तो अब चलते हैं हम बैक में, अपना क्या पढ़ना है? गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा? गुलाम वंश के बारे में। ठीक, गुलाम वंश के बारे में पहला कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश। ठीक है, संस्थापक तो इसको सबको पता है। संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये गुलाम थे। ठीक है, इस वजह से इस वंश को क्या बोला गया? गुलाम वंश कहा गया। और इनके टाइम पे इन्होंने दो क्या थे? इनके दरबारी कवि थे, है ना। दरबारी कवि कौन थे? एक का नाम तो था मिनहाजुस सिराज। ठीक है, एक का नाम क्या था? मिनहाजुस सिराज। और दूसरे का नाम था हसन निजामी। मिनहाजुस सिराज और हसन निजामी, मिनहाजुस सिराज और हसन निजामी। ठीक है, इनके जो दरबारी कौन कौन थे? मिनहाजुस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। दूसरे कौन थे? हसन निजामी, हसन निजामी, निजामी। मिनहाज उस सिराज और हसन निजामी। मिनहाज उस सिराज ने जो अपनी बुक लिखी है उसका नाम है तबकात नासिरी। तबकात नासिरी, तबकात नासिरी। ठीक है, और इनकी बुक का नाम है ताजुल नासिरी। तबकात नासिरी और ताजुल नासिरी, इन बहुत कन्फ्यूजन सी है वैसे। इसका क्या नाम है? ताजुल नासिरी, ताजुल नासिरी, तबकात नासिरी और ताजुल नासिरी। ठीक है, ये थे इनके दरबारी कवि, इन्होंने ये बुक्स लिखी हैं। तो आपको ना इनकी बुक से ज़्यादा ना ये पूछेगा किसके दरबार में थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इनको 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, वैसे तो कई नाम है लेकिन 3 फेमस नाम है वो। और दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम पढ़ेंगे किसको? इल्तुतमिश को। तो जो काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किए वो इल्तुतमिश ने किए। मतलब कि समझ नहीं आया होगा, देखो सुनो। मतलब कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक तो हो गए इसके, लेकिन इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, मतलब खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया। ठीक है, खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया और खुद को सिपे सलाहर के रूप में रखा, सिपे सलाहर के रूप में। ठीक है, मतलब कि सिर्फ में मतलब जनता का सेवक टाइप, और सिपे सलाहर होता है ना कि जो सेना को रखता है ना, दूसरों की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। तो खुद को सिपे सलाहर के रूप में रखा। ठीक है ना, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। दूसरी बात, इन्होंने अपना कोई सिक्का नहीं चलाया। ठीक है, अपना कोई सिक्का नहीं चलाया। और तीसरी बात कि इन्होंने राजधानी किसको बनाया? लाहौर को बनाया। नाम तो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। फिर बाद में राजधानी आगे बाद में जाके दिल्ली बनी, फिर सबने शासन दिल्ली से ही किया था, तब दिल्ली सल्तनत है। तो हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक नहीं कह सकते दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, इसके बाद ये सारे काम किसने किए थे? इल्तुतमिश ने किए थे। इल्तुतमिश ने अपना खुद को सुल्तान भी घोषित किया था और अपना सिक्का भी चलाया था। तो ये तो हम जब इल्तुतमिश पढ़ेंगे ना तब और दोबारा से इसका कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, अब इनके जो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक के, एक तो इनको कहा जाता है हातिम, हातिम। ठीक है, एक कहा जाता है कुरान खान, कुरान खान, हातिम, कुरान खान। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है लाख बख्श, ये तो पढ़ा भी होगा, लाख बख्श बहुत आता है, लाख बख्श।
ठीक है ना, लाख बख्श। लाख बख्श तो बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, लाख बख्श किसको कहा जाता है। अभी जो हातिम है, हातिम, कुरान खान और लाख बख्श, ये क्यों कहा जाता है? हातिम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हार्टेड थे, है ना, लोगों के लिए दया का भाव था, बहुत लोगों की हेल्प करते थे, ठीक है ना, तभी इन्होंने खुद को सुल्तान नहीं किया, खुद को सिपह सलार के रूप में रखा, तो इस वजह से इनको हातिम कहा जाने लगा। दूसरा कुरान खान, कुरान खान इसलिए क्योंकि इनको पूरा जो कुरान शरीफ होता है, पूरा कुरान उनको याद था, ठीक है, इस वजह से कुरान खान कहा गया। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बचता है कौन? लाख बख्श। लाख बख्श, देखो लाख मतलब लाखों चीज़ें, मतलब लाखों रुपए, और बख्श किसी को बख्शिश देना, किसी को दे देना, मतलब ये लाखों का दान करते थे, इस वजह से इनको लाख बख्श कहा गया। क्लियर है तीनों? हातिम मतलब लोगों के लिए दया का भाव था, कुरान खान पूरा कुरान याद था, और लाख बख्श ये लाखों में दान करते थे। क्लियर है ना? ये तीनों नाम किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये तो इनके यहाँ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इसको तो पढ़ लेंगे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर विजय किया, है ना, राजधानी तो उन्होंने लाहौर को बनाया, ठीक है, विजय किस पे किया? उन्होंने अजमेर को जीता, और अजमेर को जीतने के बाद वहाँ पर इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे? अजमेर में। पूछे जाते हैं कहाँ पे है, किसने बनवाई, ठीक है ना, अजमेर में। ये कहा जाता है तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। एक तो इसका कंस्ट्रक्शन मतलब कि 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गई थी, ये तो फेमस बात है ना। दूसरा कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, ये मस्जिद पहले कहा जाता है कि ये पहले वहाँ पे एक वो था, मतलब स्कूल टाइप था, क्योंकि उसकी दीवार पे ना कुछ लिखा हुआ, ये सब चीज़ें, मतलब एक विद्यालय की कुछ वहाँ पे क्या कहते हैं, प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना, तो इसको ये कहा जाता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे? अजमेर में। और इन्होंने बनवाया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कहाँ पर? दिल्ली में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे? दिल्ली में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। ये जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये भारत की पहली मस्जिद है, ठीक है, भारत की पहली मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अब इनके जो गुरु थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था बख्तियार काकी। इंपॉर्टेंट है, गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम है बख्तियार काकी। हाँ लिख लेते हैं इसको। इनके गुरु का नाम क्या था? बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, ठीक है, गुरु का नाम क्या था? बख्तियार काकी। बख्तियार से एक चीज़ और याद आ रही होगी आपको, बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गोरी का सेनापति, ठीक है, मोहम्मद गोरी का सेनापति, जिन्होंने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था, ठीक है, उसकी मैंने आपको कुछ स्टोरी बताई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी को ख़त्म करा दिया था। ये इनका नाम क्या है? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई, सबको पता है, ठीक है, तो कुतुब मीनार इन्होंने बनवाई लेकिन पूरी नहीं करा सके। कुतुब मीनार बनवाई तो ये कहा जाता है कि जो बख्तियार काकी इनके गुरु थे, इनकी याद में ही इन्होंने कुतुब मीनार बनवाई। अब ये क्या थे? देखो, कुतुब मीनार बनवाई, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ? ये भी दिल्ली में, दिल्ली के महरौली में, ठीक है, दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार बनवाई इन्होंने, लेकिन कुतुब मीनार की सिर्फ 2 ही मंजिला पूरी करा, फिर उनकी मृत्यु होगी। आगे कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने, जो इनके बाद शासक बनेंगे, ठीक है, आगे पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। फिर इसके बाद कुतुब मीनार की भी अलग हिस्ट्री है। देखो, बनाई किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किनकी? बख्तियार काकी की याद में, ठीक है, कुतुब मीनार बनवाई। कुतुब मीनार को ये पूरी नहीं करा सके, 2 मंजिला बना के इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो अगला शासक बनता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने वो पूरी कराई, ठीक है ना, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश ने वो पूरी कराई। लेकिन तीसरी बात और है, तीसरी बात कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन कराया, ठीक है, कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन कराया, मतलब कि पुनर्निर्माण कराया, जैसे टूट फूट सीधी करा देते हैं ना, सही करा देते हैं, तो वो सारा काम किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने। अब इससे 3 नाम जुड़ गए कुतुब मीनार से,
कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब एक जो हम आगे हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी को सब जानते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी सोचता था कि मैं कुतुब मीनार जैसी एक मीनार बनवाऊँ, कुतुब मीनार जैसी मीनार बनवाऊँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो उस टाइम के इंजीनियर होंगे कि कुतुब मीनार से भी ऊंची कुतुब मीनार से भी बड़ी मीनार बनवानी है मैं। तो उन्होंने उसका नाम रखा अलाई मीनार, और बना भी कहाँ रहे थे, कुतुब मीनार के सामने ही। ठीक है ना, उसका नाम क्या रखा, अलाई मीनार। अब अलाई मीनार तो है ना, लेकिन अलाई मीनार जब उन्होंने बनानी शुरू करी, लेकिन वे इंजीनियर क्या थे, वे ठप थे। उन ठप को ये नहीं पता था कि जब आप जितनी ऊंची कोई चीज़ लेकर जाओगे तो उसका बेस इतना ही बड़ा होना चाहिए ना। जैसे अगर हमें मीनार बनानी है तो अगर हम इतना बेस रखेंगे, इतना, तो लगभग वो मान लिया इतनी चली जाएगी, लेकिन हम बेस बड़ा रखेंगे तभी तो ज़्यादा ऊपर तक जाएगी। ठीक है ना, तो इन्होंने ना बेस उसका कम रखा और उसको ले गए, वो तो गिर गई, फिर वो पूरी बन ही नहीं पाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि कुतुब मीनार के जैसी मीनार कौन बनवाना चाहता था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बनवाना चाहता था, उसका नाम रखा था अलाई मीनार, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी इंजीनियर्स की कमी की वजह से। क्लियर इतना। और ये जो कुतुब मीनार है, एक ये कहाँ थे, देखो ये अफगानिस्तान के तो थे, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान में एक जाम मीनार है। ठीक है, जाम मीनार, नाम क्या है, जाम मीनार। जाम मीनार को देख के इनके दिमाग में ये आया था कुतुब मीनार बनवाने का आइडिया। क्लियर। तो कुतुब मीनार से रिलेटेड सारी बातें होगी। तो इनकी हमें 3 चीज़ याद रखनी, क्या क्या बनवाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। इसका भी पूरी हिस्ट्री क्लियर होगी। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ लिया, सर ये पढ़ लिया, नाम पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ठीक है, अब इनके जो है क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुरु का नाम बख्तियार काकी। इनकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते हुए। ठीक है, चौगान मतलब कि पोलो। मृत्यु कैसे हुई, चौगान खेलते हुए। चौगान, चौगान को क्या कहते हैं, पोलो। चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए, जो घोड़े पे लेके नहीं खेलते गेम्स है ना, पुराने राजा महाराज खेलते थे ऐसे, वो मारते हैं तो बॉल को लेके जाते हैं। ठीक है ना, पोलो। तो पोलो खेलते हुए इनके घोड़े से गिर गए और इनके सर में चोट लगी, इनकी मृत्यु हो गई। अब इनका जो शासन था, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, शासन जो किया इन्होंने सिर्फ 1206 से स्टार्ट होता ना गुलाम वंश, 1206 से लेके कुल 1210 तक, 1210 तक ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड। बस 4 साल तक इन्होंने शासन किया, 1206 से 1210। हाँ ठीक है। चौगान खेलते इनकी मृत्यु होगी। कहाँ, फिर इनको लाहौर में दफनाया गया, मतलब इनका मकबरा कहाँ है, लाहौर में। मकबरा कहाँ है, लाहौर में। राजधानी भी क्या थी, लाहौर। क्लियर। अब इसके बाद जो इनका बेटा है उसका नाम है आराम शाह। इसके बाद इनका बेटा कौन बना, आराम शाह बना। अच्छा एक चीज़ देखो, इसके ना सारे में शासक लिख रही हूँ एक बार, क्या क्या हमने पढ़ लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक तो क्लियर है ना, अब एक बार ना इसके लिख दो सारे। देखो चौगान खेलते तो इनकी तो डेथ हो गई। ये जो गुलाम वंश हम जो पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश, गुलाम वंश कब से कब तक चला, ये चला 1206 से 1290 तक। ठीक है, अगर पूरी दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से 1526 तक, मतलब कि 5 वंश का टाइम पीरियड। पर्टिकुलर एक का करें गुलाम वंश को तो 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से शासक, गुलाम वंश में सबसे पहला कौन था, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले नंबर 1 पे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 2 पे कौन आया, आराम शाह। नंबर 3 पे आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन। घबराओ मत, सारे नहीं पढ़ने, लेकिन राजा इन सब ने शासन किया था। ठीक है, रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान। ठीक है, इसके बाद 6 पे बहराम शाह। ठीक है, क्या हो गया, बहराम शाह, इसको ऊपर कर दे। ठीक, 7 पे कौन, बहराम शाह के बाद बना अलाउद्दीन
अलाउद्दीन मसूद शाह, सॉरी आलम शाह नहीं, मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद बना नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह तो एक्टर भी है, सबको याद रहेगा, ठीक है। नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह, ठीक है। 8 हो गए। इसके बाद शासक बने नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन ये वही जो जिन्होंने टोपी सीकर अपना जीवन आगे मतलब जीवन व्यतीत किया, ठीक है, टोपी सिलते थे। नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह के बाद वो है क्या नाम उसका, 9 10, हाँ बलबन। कौन, बलबन, बलबन। नसरुद्दीन शाह के बाद बलबन। इसके बाद बना, इधर लिख दूँ क्या, चलो 10 इधर लिख देते हैं। 10 नंबर पे कैकुबार, क्या नाम है, कैकुबार, कैकुबार, ठीक है। 11वें नंबर पे बना लास्ट शासक कैमूर्स, कैमूर्स, ठीक है। तो अंतिम शासक कौन है, कैमूर्स है। अब जो इतने सारे 11 शासक ने इस सल्तनत में राज किया, इनमें हमें सारे तो पढ़ने नहीं, क्योंकि कुछ तो 1 साल रहे, 2 साल रहे, है ना, ऐसे रहे। तो इसमें देखो कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लिया, इल्तुतमिश को पढ़ना है, रजिया सुल्तान को पढ़ना है, नसरुद्दीन शाह के बारे में थोड़ी सी बात वो पढ़ना है, बलबन को पढ़ना है, बस कितने 5 शासक में पढ़ने। आराम शाह, ये सुनो, इन्होंने शासक कब तक किया, 1210 तक। फिर ये कब रहे, 1211 से लेके 1210 से लेके 1211, सिर्फ 1 साल तक आराम शाह। फिर इल्तुतमिश ने शासन किया 1211 से लेके 1226 तक, ठीक है। ये जो आराम शाह बना था, आराम शाह शासक बना 1 साल के लिए सिर्फ, क्योंकि इसके मतलब पिताजी इनके जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनकी तो चौगान खेलते मृत्यु हो गई, ठीक है। आराम शाह वो योग्य शासक नहीं था, उसको हटाया, उसको हटा के कौन शासक बन गया, इल्तुतमिश बन गया, ठीक है। तो इल्तुतमिश को पढ़ना है। इल्तुतमिश के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम किसको पढ़ेंगे, इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, क्या लेना था ना, इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। तो किसको पढ़ना है, नंबर 3 पर कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने शासन कब तक किया, 1211 से लेकर 1236 तक, ठीक है, 1211 से लेकर 1236 तक। अब हम इल्तुतमिश के बारे में सबसे पहले तो ये देखो, मैंने अभी बताया था आपको कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने खुद को सुल्तान घोषित किया, ठीक है ना, खुद को क्या किया, सुल्तान घोषित किया, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा होता था उस टाइम पे एक डिग्री होती थी, मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत में राजा बनता था, जो उस टाइम के बहुत बड़े बड़े वो होते थे, क्या वली है ना, उनसे एक डिग्री लेनी होती थी, उसका नाम था खिलत, ठीक है। खिलत की डिग्री मतलब कि एक तरह से होता है ना, जैसे यहाँ पर कुछ कोई बनता है तो उसको शपथ दिलाते हैं ना कि मैं ऐसा काम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, उस तरह का एक वो होता था, उसका नाम है खिलत की डिग्री। तो खिलत की डिग्री भी किसने ली थी, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं ली, ठीक है। इल्तुतमिश ने खुद को सुल्तान घोषित किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया, ठीक है। दूसरा एक होता था कि अपने नाम का खुतबा पढ़वाना, है ना, खुतबा मतलब कि उसमें राजा की तारीफ़ें की जाती थी, ठीक है। एक जगह पर मतलब मस्जिद में नमाज के बाद राजा की ना तारीफ़ें की जाती थी, उसको बोलते थे खुतबा। तो इन्होंने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं पढ़ाया। चौथा कंपैरिजन कि इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए, ठीक है ना, अपने पर्टिकुलर सिक्के चलाए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं चलाए। सबसे पहले सिक्के देख लेते, सिक्के कौन से चलाए। इल्तुतमिश ने जो सिक्के चलाए थे, इल्तुतमिश ने जो सिक्के चलाए थे, सिक्के 2 सिक्के थे, एक का नाम था टंका और एक का नाम था जीतल। टंका और जीतल जरूर याद रखना, पूछे जाते किसने चलाए थे। ये जो टंका था, टंका किसका था, चांदी का होता था, ठीक है। और जीतल होता था तांबे का। जीतल किसका होता था, तांबे का, ठीक है, ये क्लियर है। जीतल किसका होता था, तांबे का होता था। अब जब इल्तुतमिश जो बना, इल्तुतमिश भी क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ही था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ही था। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम, मोहम्मद गोरी का, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन, इल्तुतमिश। इस वजह से इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, ठीक है, गुलाम का गुलाम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था। तो ये क्या हो गया, गुलाम का गुलाम। गुलाम का गुलाम किसको कहते हैं, इल्तुतमिश को, ठीक है। कौन था ये, गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम, ठीक है, इल्तुतमिश को कहते हैं। इल्तुतमिश जब यहाँ पे शासक बना, शासक बनने से पहले ये बदायूं का सूबेदार था,
ठीक है। बदायूं का सूबेदार था, बदायूं यूपी में ही है, ठीक है। बदायूं का क्या था, सूबेदार था। क्या था ये, बदायूं का सूबेदार। इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था शासक बनने से पहले, ठीक है। फिर ये शासक बन गया आराम शाह को हटा के, है ना। 1 साल तक आराम शाह रहा कुछ टाइम तक, 1 साल भी पूरा नहीं, 1 साल भी पूरा नहीं, तभी तो 11 से स्टार्ट हो गया, मतलब 12 से स्टार्ट होता, है ना। तो 1 साल भी पूरा नहीं। अब इल्तुतमिश ने 2 चीज़ें चलाई। एक का नाम क्या था, इक्ता प्रणाली, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली, ठीक है। इक्ता प्रणाली, इसको आपको पढ़ना है। दूसरा था तुर्क ए चहलगामी, तुर्क ए चहलगामी, तुर्क ए चहलगामी। ये जो दोनों चीज़ें इनको समझो। देखो इक्ता प्रणाली बिल्कुल सेम सामंती व्यवस्था से है। जो एंसेंट हिस्ट्री मैंने रट्टे लगाए ना, कब से हम कितने सारे वंश में सामंत, इसका ये सामंत, इसका वो सामंत, डिटेल में बताया, ठीक है। मतलब कि वेतन के तौर पे पैसे ना देकर उसको ज़मीन देना, ठीक है। सामंती व्यवस्था यही तो थी, बस ये नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, इक्ता प्रणाली हो गया। ये थी इक्ता प्रणाली। इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया कि हम जिनको हमें सैलरी देनी है, सैलरी के लिए हम पैसे नहीं दे रहे, हम उसको ज़मीनें देंगे, ठीक है। अब वो तो वैरी करता है, मतलब कि जो जितना बड़ा अधिकारी उसको उतनी ज़्यादा ज़मीन, जो छोटा अधिकारी उसको कम ज़मीन है, ठीक है। तो ये थी इक्ता प्रणाली। किसने शुरू की, इल्तुतमिश ने। दूसरे ये तो थे तुर्क चहलगामी। तुर्क चहलगामी का मतलब यह है, इन्होंने एक अपनी सलाह देने के लिए, है ना, सलाहकार के रूप में कौन थे, 40 तुर्क सरदार थे, 40 तुर्क सरदार, 40 तुर्क सरदारों का इन्होंने क्या बना, ग्रुप बनाया, और ये इल्तुतमिश को सलाह देने का काम करते थे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता था, तुर्क चहलगामी। क्या थे, 40 तुर्क सरदार थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो तुर्क चहलगामी में क्या था, 40 तुर्क सरदार थे, 40 ये थे, 40 वो थे, ठीक है ना। कभी अली बाबा 40 चोर कर दो तो वो नहीं है ठीक, क्या है, 40 इसमें तुर्क सरदार थे जो इल्तुतमिश को सलाह देने का काम करते थे। क्लियर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों किसने किया थे, इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश ने एक और व्यवस्था चलाई थी कि अगर कोई किसी को मतलब हमारे राज्य से न्याय नहीं मिलता, है ना, तो वो क्या करे, जुमा के दिन नमाज के बाद लाल कपड़े पहन के मस्जिद के सामने खड़ा हो जाए। क्योंकि जब जुमा में मैक्सिमम सभी नमाज पढ़ते हैं, तो जब मस्जिद से लोग निकल कर आएंगे तो वो उसको देखेंगे कि लाल कपड़े पहन के खड़ा है, मतलब इसके साथ क्या अन्याय हुआ है, तो लोग ना उसके सपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। इसका फ़ायदा आगे रजिया सुल्तान उठाएगी। क्लियर है ना। तो ऐसी व्यवस्था की थी कि लाल कपड़े पहन के आ जाए, ठीक है। अब जब इल्तुतमिश का जो बेटा था कौन, रुकनुद्दीन, इसके बाद रुकनुद्दीन था ना सीक्वेंस में, रुकनुद्दीन जो था, रुकनुद्दीन बहुत ही अयोग्य शासक था, बहुत ही कहते हैं ना नास खेत। अब इल्तुतमिश को पहले पता था कि मेरा तो बेटे ही नास खेत है, लेकिन जो बेटी थी, दोनों रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन और रजिया सुल्तान, दोनों इनके बच्चे थे, ठीक है। रजिया सुल्तान बहुत ही योग्य थी, इनको पता था इल्तुतमिश को कि ये अच्छे से शासन कर सकती है, इसमें एबिलिटी है। तो इन्होंने मरने से पहले ही अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया, ठीक है, कि मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी आगे शासन करेगी। किसको कर दिया, रजिया सुल्तान को। फिर क्या होता है, फिर रजिया सुल्तान, जब आगे हम रजिया सुल्तान को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रजिया सुल्तान के साथ फिर जो ये तो थे तुर्क सरदार, जो 40 तुर्क सरदार थे, इनको तो बुरा लगा कि भैया एक लेडी के सामने हमें अपने सर झुकाना पड़ेगा, ठीक है, वो शासन करेगी। तो इन्होंने इल्तुतमिश के मरने के बाद उसको कबूल नहीं किया, रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान ने फिर इस बात का फ़ायदा उठाया। रजिया अब राजा किसको बना दिया, रुकनुद्दीन को बना दिया, ठीक है। उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि नहीं, रजिया सुल्तान नहीं बन सकती। तो फिर क्या किया रजिया सुल्तान ने किया कि लाल कपड़े पहन के ऐसी जुमा के दिन नमाज के बाद मतलब वहाँ पे मस्जिद के सामने चली गई। तो सारी की सारी जनता रजिया सुल्तान के साथ में होगी, क्योंकि लीगल था। जब इल्तुतमिश ने खुद घोषित किया था अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को, तो सब ने इसको सपोर्ट किया, और तब लोगों के सपोर्ट से रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया। तो जो रुकनुद्दीन है उसका भी कोई काम नहीं, ठीक है, उन्होंने भी कुछ टाइम के लिए शासन किया, लगभग 1 साल बस। अब बारी किसकी आती है, रजिया सुल्तान की, ठीक है। इसके बाद कौन, रजिया सुल्तान। अब इल्तुतमिश के बारे में और देख लेते, कुछ रह तो नहीं गया। देखो, गुलामों को गुलाम इसको कहते हैं। बदायूं का पहले सूबेदार था, 2 सिक्के चलाए, टंका और जीतल, चांदी का तांबे का, ठीक है। इक्ता प्रणाली समझ आएगी, सामंती व्यवस्था जैसी। दूसरा तुर्क के चहलगामी में कौन थे, 40 तुर्क सरदार थे जो राजों को सलाह देने का काम करते थे, ठीक। अब इसको जो है ना इल्तुतमिश को, वो तो मैंने बताई थी कि कुतुब मीनार पूरी कराई थी।
इल्तुतमिश के टाइम पे एक वो था, क्या कहते हैं उसका, जियाउद्दीन मांगबरनी। नाम क्या है? जियाउद्दीन मांगबरनी। देखो इतना तो क्लियर ना, नाम क्या है? जियाउद्दीन मांगबरनी। जियाउद्दीन मांगबरनी, ये जो जियाउद्दीन मांगबरनी था, इसने जियाउद्दीन मांगबरनी ये चंगेज खां से भाग रहा था। ठीक है, मतलब चंगेज खां का नाम तो सुना ही होगा आपने, कितना खूंखार शासक था वो चंगेज खां। ये कहता है कि हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा निर्दयी, सबसे ज़्यादा मतलब हर तरह से जो ज़्यादा वो करने वाला है ना, लोगों को ज़्यादा सताने वाला कौन था? चंगेज खां था। चंगेज खां के से हर कोई डरता था। तो जियाउद्दीन मांगबरनी जो था, ये चंगेज खां से भाग के कहाँ गया? दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के पास आ गया। ठीक, अब इल्तुतमिश के पास आके बोला कि महाराज मुझे, मतलब मैं वहाँ से आया हूँ और आप मुझे शरण दे दो। अब इल्तुतमिश को लगा ठीक है भैया, वो तो राजा थे, ठीक है हम देंगे, आप हमारे मेहमान हो, आप जिससे भाग रहे हम आपको बचाएंगे। तो जब वे बैठे बात करने में, अच्छा ये तो बताओ तुम भाग किससे रहे हो, बच किससे रहे हो? उसने नाम लिया चंगेज खां। अब इल्तुतमिश घबरा गया, तू निकल, तू सबसे पहले यहाँ से निकल, चंगेज खां यहाँ आ गया तो सब बर्बाद कर देगा। तो जियाउद्दीन मांगबरनी को शरण देने से किसने मना कर दिया? इल्तुतमिश ने। किसकी डर से? चंगेज खां की डर से। और चंगेज खां दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच चुका था इसके पीछे पीछे। अगर वो वहाँ मिल जाता ना, दिल्ली सल्तनत को बर्बाद कर देता। ठीक है, चंगेज खां। तो जियाउद्दीन मांगबरनी को वो नहीं दी, क्या कहते हैं, शरण नहीं दी। अब एक बात और कि जो इल्तुतमिश है, जैसे कि ये बनते हैं ना गुंबद और मकबरा। ठीक है, गुंबद और मकबरा। गुंबद तो आपको पता ही, देखो ये होता है ना जो, मतलब इस वाली शेप में जो चीज़ होती है ना, ऊपर से गोल छत है ना, और यहाँ पे क्या हो गया ऐसे, ये जो शेप होती है गुंबद की, ये वाली जो होती है गोल, है ना, गुंबद बनाने की जो सबसे, मतलब कहते हैं इसका संस्थापक गुंबद को और मकबरे का, किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। इंडिया में इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था गुंबद बनवानी। ठीक है, गुंबद बनवानी इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। और हाँ, एक आ गया तराइन का तीसरा युद्ध, ये मैं भूल रही थी मेन पॉइंट। देखो कौन सा है, हमने तराइन के 2 युद्ध पढ़े थे। ठीक है, तराइन के 2 युद्ध याद है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के। पहला क्या हुआ? 1191 में, 1191 में। दूसरा हुआ 1192 में, 1192। पहले में कौन? मोहम्मद गोरी हारा, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हारा। ठीक है, तराइन के 2 तो याद है, क्लियर है। अब तराइन का तीसरा युद्ध भी है। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1215 ईस्वी में। 1215 में क्या हुआ? तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन, कौन सा? तराइन का तीसरा युद्ध। अब इस युद्ध की हिस्ट्री क्या है? ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? देखो, जब इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटाया और खुद शासक बना। ठीक है, वो भी गुलाम था। अब जब हमने पढ़ा था मोहम्मद गोरी के कितने गुलाम थे? 3 गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौज और कुबाजा। अब इल्तुतमिश को पता था कि वे जो 3 गुलाम हैं, एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। ठीक है, तो अब जो 2 और गुलाम हैं वो जरूर आके मेरे पे हमला करेंगे, कि मतलब अब तो सल्तनत हमारी, मतलब हमारा अधिकार होगा, है ना। ठीक है, हम भी उसी कैटेगरी के हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक भी वही था। तो इल्तुतमिश को पता था कि कभी ना कभी वो जो 2 बचे हैं ना, यालदौज और कुबाजा, उनमें से कोई ना कोई मुझ पर आक्रमण करेगा। तो इल्तुतमिश पहले से ही रेडी था, और ऐसा हुआ भी। कब हुआ? 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। किस किस के बीच? इल्तुतमिश और यालदौज के बीच। इल्तुतमिश और यालदौज के बीच। अब यालदौज कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम। ठीक है, इल्तुतमिश और यालदौज के बीच हुआ ये युद्ध। इल्तुतमिश और यालदौज के बीच। इसमें जीता कौन? ऑब्वियस सी बात, इल्तुतमिश, ये पहले से रेडी था। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास आपको मैं कल कराऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसमें गुलाम वंश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रजिया सुल्तान, फिर 3-4 कौन, बलबन को पढ़ना है, नसरुद्दीन शाह को पढ़ना है। बस ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना प्लीज़। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कर दो, हम भी और मेहनत करेंगे। फिर अभी शेयर कर देना सब।